नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। खास मुलाकात में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका नाम है अविनाश शुक्ला। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत राष्ट्रवादी पार्टी के। राष्ट्रवादी भारत पार्टी नई गठित की गई है, इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अविनाश शुक्ला जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, आपको आज नौ दुर्गा के सप्तम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बधाई। और आपने नई पार्टी बनाई है, इसके लिए भी आपको बधाई। धन्यवाद। जब पार्टियां मध्य प्रदेश में दो ही चल रही हैं, दो के अलावा तीसरी के लिए यहाँ गुंजाइश बहुत कम होती है और मध्य प्रदेश के चुनाव बिल्कुल दहलीज पर हैं, ऐसे में आपने नई पार्टी बनाई है, तो क्या विज़न रहा पार्टी का और विचार कैसे आया इस पार्टी का? एक्चुअल में हम रीवा ज़िले से आते हैं और पहले अपन निर्दलीय के रूप में जिला पंचायत सदस्य बने। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद हमको ऐसा एहसास हुआ कि ग्राम पंचायतों से पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, इसके बाद जनपद सदस्य चुने जाते हैं, जनपद सदस्य के बाद जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, जनपद अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। और वास्तव में ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रक्रिया है, इसमें हमको अनुभव ये मिला कि हमने सोचा कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जनता के हित में काफ़ी काम करके विकास कार्य करेंगे। मगर जब जिला पंचायत चुन के अपन लोग आए तो देखे कि सरकार पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में उसके अधिकार को ख़त्म किया है। केवल लोग चुनाव जीतने की खुशी मना पाते हैं। इस तारतम्य में हमको वहाँ से ऐसा अनुभव हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में हम 15-16 साल की उम्र से ही सक्रिय हो गए और सक्रियता बढ़ती गई और मैं 25 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य बन गया। जब जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद हम फील्ड में काम करने का प्रयास शुरू किए तो भ्रष्टाचार की शिकायतें, भ्रष्टाचार चलता रहा। इसके बाद हमने सोचा कि ये पंचायती राज के जितने प्रतिनिधि हैं इनके हाथ में कोई अधिकार ही नहीं, और जब अधिकार नहीं तो काम कैसे करेंगे। जनता के लिए उपलब्ध रहना अलग विषय है, मगर जनता के हित में काम करना, उनको लिए उनके विकास के लिए काम करना, ये अलग बात होती है। जब अधिकार मिलता है तभी उनके विकास के लिए काम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने जिला पंचायत के सदस्य, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और भी पंचायती राज के प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिनिधिगण आंदोलन किए। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, उस समय बीजेपी की सरकार थी, और हम लोगों ने आंदोलन किया। उसमें बीजेपी की सरकार तो अभी भी है। जी। तो उसमें जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो आंदोलन करने के बाद काफ़ी जनमानस में चर्चा हुई कि वास्तव में यदि छोटे छोटे प्रतिनिधियों को अधिकार मिले तो गांव की स्थितियां सुधारी जा सकती है। स्मार्ट ग्राम की परिकल्पना की जा सकती है। आपको अगर कोई शिकायत थी सरकारी तंत्र से या प्रशासन तंत्र से, तो आप अपना विजन सरकारी तंत्र को भी बता सकते थे, सरकार को भी बता सकते थे। उसके लिए भी एक तरीका होता है। नहीं, हम लोगों ने कई बार पत्र भी लिखा और हम लोग जब आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद सरकार बदली और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री 15 महीने के बाद किसी भी प्रकार के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किए। जब किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं दिए और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी। आज तक चुनाव अभी फिलहाल हुए हैं और इसमें बहुत सारे पंचायती राज के प्रतिनिधि जीत के आए हैं। हम उन सभी पंचायती राज के प्रतिनिधियों को और नगर परिषद के प्रतिनिधियों को सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मगर
वो सब काम कैसे करेंगे? जब उनको अधिकार नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? सब लोग, कोई चुनाव जीतता है या राजनीतिक जीवन में जाता है, सामाजिक जीवन में काम करता है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी न किसी माध्यम से जन सेवा करूं और जनता की सेवा करके जनता के कल्याण के लिए काम करूं, उनको उनके विकास के लिए तत्परता से, ईमानदारी से सेवा करूं। मगर जब अधिकार नहीं मिलते तो तकलीफ होती है और धीमे धीमे वह व्यक्ति, जनता सोचती है कि इनको हमने चुना मगर कोई मतलब नहीं निकला। राष्ट्रवादी भारत पार्टी आपने बनाई है और आपको तमाम शिकायतें रही, कमलनाथ जी की सरकार से भी शिकायत रही, शिवराज जी की सरकार से भी शिकायत रही, तंत्र से, प्रशासन तंत्र से, सभी से शिकायत रही, तो आपने नई पार्टी बना ली। हाँ, और जनमानस में भी साथ साथ कई शिकायतें रही। शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है मध्य प्रदेश की, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है मध्य प्रदेश की, महिलाओं के अपराध के मामले में भी। ठीक है, अब आपने राष्ट्रवादी पार्टी अपनी बनाई। पहली बात तो ये कि राष्ट्रवादी भारत पार्टी आपने बनाई है। पार्टियां तो सभी राष्ट्रवादी हैं। जी, पार्टियां राष्ट्रवादी हैं, विचारधारा राष्ट्रवादी है, बात राष्ट्रवादी की करते हैं, मगर सभी पार्टियों का उद्देश्य विचारधारा के आधार पे नहीं है। आप देखती हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, बात विचारधारा की करेंगे, मगर इनकी विचारधारा सत्ता प्राप्त करने की है। आपकी विचारधारा किससे ज्यादा मिलती है? बीजेपी से मिलती है या फिर कांग्रेस से मिलती है, या आपकी अपनी एक अलग विचारधारा राष्ट्रवादी भारत पार्टी की? हमारी विचारधारा वास्तव में महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, गांव के लोग देश के असली लोग हैं, गांव में यदि विकास किया जाए तभी देश का विकास संभव है। उस विचारधारा पे आजादी के बाद से महात्मा गांधी का नाम उपयोग किया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए, बाबा साहब अंबेडकर का नाम उपयोग किया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए, बिरसा मुंडा जी का नाम उपयोग किया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए, मगर उनके वास्तव में जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, जो उनके हर व्यक्ति की कल्याण की राह में काम करने वाली बातें थी, उस पे काम नहीं किया गया। केवल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ के सरकार बनाने का काम किया गया और सरकार में सुविधा लेने का काम किया गया। सुविधा के साथ साथ भ्रष्टाचार, नए नए तरीके के भ्रष्टाचार को जन्म देके भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया गया। इन सब चीज़ों को जब अपन देखते हैं तो आज अपना देश, अपना प्रदेश कितने पीछे पाते हैं। जितने जितने दिन गुजरते जाते हैं, टैक्स, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाता है, खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं, तो ये असली राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद है कि हर व्यक्ति को, गरीब के से गरीब बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। असली राष्ट्रवाद है कि गरीब से गरीब आदमी को अच्छा अस्पताल मिले, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा चिकित्सा व्यवस्था मिले, गरीब से गरीब आदमी को बिना भ्रष्टाचार के उसको योजनाओं का लाभ मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार सभी का है। और ये जो शुक्ला जी, ये हर पार्टी ये दावा करती है कि वो जनता के लिए काम करती है, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आती है, बच्चों के लिए योजनाएं लाती है, स्टूडेंट्स के लिए योजनाएं लेकर आती है। लेकिन आपके हिसाब से सभी जो सरकारी तंत्र की योजनाएं हैं वो सब आपके हिसाब से सही नहीं है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। जी। अब आपकी जो पार्टी आ रही है ये किस तरह से काम करेगी और कैसे लोग यकीन करें कि इस पार्टी के आने से भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि जनता, जनतंत्र तो वही है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है और गांधी जी को सपने को साकार करने के लिए गांधी जी की विचारधारा और अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर के, क्योंकि अंबेडकर जी भी गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने देश में एक अच्छे लोकतंत्र की नींव डाली, जिसमें एक न एक दिन हर गरीब के पास एक राजनीतिक व्यक्ति जाता है और उनसे वोट मांगता है और उनसे अपील करता है कि आप हमको जिताइए, हम आपके सेवा के लिए काम करेंगे। वास्तव में ये अंबेडकर जी की देन है और हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। देखा जाए तो आप देखेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है आजादी के 70 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ हम लोग करना चाहते हैं, उसका मेन मकसद है अधिकारों का विकेंद्रीकरण। यदि अधिकारों का विकेंद्रीकरण होगा तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, लोगों को रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, महंगाई कम होगी और छोटी सी छोटी जगह में विकास के नए द्वार खुलेंगे। इसलिए हम लोग महात्मा गांधी जी के सपनों को लेके अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं
कि ग्राम पंचायत में पंच होता है, पंच को अपन अधिकार दें, पंच का एक निश्चित मान, यदि सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को अपन 18,000 तनख्वाह दे सकते हैं, 20,000 रुपए तनख्वाह दे सकते हैं, तो क्या एक पंच को 2,500 रुपए मानदेय नहीं दे सकते? एक पंच जब मानदेय मिलेगा, क्या एक पंच को 2 लाख रुपए उनके वार्ड में काम करने के लिए नहीं दे सकते? यदि उनकी वार्ड में कोई रोड खराब है तो वो रोड पीसीसी बन जाएगी, हर घर में सड़क पहुंच जाएगी, तो क्या अपन नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो उनको आप काम करने का अवसर, जमीनी स्तर पर जिस तरह से पंच और सरपंच के जो अधिकार रहते हैं वो जमीनी स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो अब आप ये बताएं कि कहाँ चूक रह जाती है, क्योंकि सरकार सरपंच की ही रहती, गांव की सरकार पंचायती राज में दिया गया है, अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं, फिर कहाँ चूक हो जाती है? वो हर जगह तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे ना। देखिए क्या है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया है। जिले में कलेक्टर मुखिया होते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं। मेरा कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी भी जनता जनार्दन से चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जनता जनार्दन से चुने जाते हैं और पंच भी जनता ही जनार्दन से चुने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे अधिकार चाहिए। आज की डेट में पंच को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है, ना ही कोई मानदेय मिलता है। केवल चुनाव होता है तो लोग जिसको पंच बनना रहता है तो पंच बन के आत्मसंतुष्टि के लिए पंच बनते हैं। मेरा मतलब ये है कि पंच को अधिकार मिले। कोई भी आदमी की मृत्यु होती है, यदि पंच उसको एफिडेविट में उसके लिख दे तो वहां का जनपद उसको मृत्यु प्रमाण पत्र सहजता से उपलब्ध करा दे। कोई भी गरीब है उसको पंच लिख दे कि इनके पास ऐसा ऐसा है, उसको गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाए। ऐसी कोई भी मध्य प्रदेश की जनपद क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना होता हो नाम जोड़ने के लिए। ऐसा कोई भी तहसील नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार का आलम न हो बिना लिए दिए। मैं तो यहां तक आरोप बड़ी दृढ़ता पूर्वक लगाना चाहता हूं कि तहसील से लेके मंत्रालय तक बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है शिवराज जी की सरकार में। बिल्कुल। तो आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिवराज जी की सरकार पर, लेकिन बात अगर की जाए तो ये भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो ये हमारे अपने लोग ही रहते हैं। पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, अगर जमीनी स्तर पर पहुंचे गांव की सरकार में तो यहाँ पर तो भ्रष्टाचार अपने ही लोग कर रहे होते हैं ना। तो चलिए ठीक है, आपने बोला कि भ्रष्टाचार है शिवराज जी की सरकार में, लेकिन अब ये बताइए कि आपकी जब सरकार मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, बिल्कुल हम दहलीज पर खड़े हुए हैं, साल भर का वक्त है हमारे पास, कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में अगर दो दल यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं, एक कांग्रेस का दल है और दूसरा बीजेपी है, तीसरे दल की गुंजाइश यहाँ बहुत कम होती है। पहले भी बहुजन समाज पार्टी आई, उसने भी थोड़ा सा अपना परचम लहराया, लेकिन फिर जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के भी इक्का दुक्का सीटें इधर उधर से आई। अब आप पार्टी भी यहाँ पर आ रही है, आपके साथ अब आपकी नई पार्टी आ रही है। तो क्या ये मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए आपने अपनी पार्टी लॉन्च की है नई? मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता वोट देती है और वहां से मुख्यमंत्री का डिसीजन दिल्ली से होता है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि हम वोट दें और हमारा निर्णय मध्य प्रदेश में ही हो। मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी पर कोई विश्वास नहीं करती है, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने पूरे विश्व में देश की छवि को बहुत धूमिल की है। आप तो हमें ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री, आप तो हमें ये बताइए अविनाश जी, हम केजरीवाल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि तमाम दल यहाँ पर हैं, लोगों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई है यहाँ पर। अब ऐसे दो बड़े दलों के बीच में राष्ट्रवादी भारत पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है और वो कैसे इन दोनों दलों से पार पा पाएगी? राष्ट्रवादी भारत पार्टी गरीब के दिल में जगह बनाएगी। राष्ट्रवादी भारत पार्टी गांव के कोने कोने में खड़ी रहेगी, हर पंच के दिल में खड़ी रहेगी, हर गरीब के दिल में खड़ी रहेगी, क्योंकि जनता ने इन 70 सालों से ज़्यादा वक्त में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में देखी है और दोनों से विश्वास जनता का उठ चुका है। और जनता गांव, गरीब, किसान के कल्याण की बात और छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि को अधिकार देने की बात जो कर रही है वो केवल राष्ट्रवादी भारत पार्टी कर रही है। इसलिए हर गांव में, हर किसान के दिल में, हर गरीब के दिल में,
हर पंच के दिल में, हर पंचायती राज प्रतिनिधियों के दिल में, हर नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के दिल में राष्ट्रवादी भारत पार्टी अपनी जगह बनाएगी और उन प्रतिनिधि और उन जनता जनार्दन की बात करेगी और बात करके उनका विश्वास जीत के और एक नए शक्ति के रूप में उभरेगी और लोगों को अच्छा शासन प्रशासन विकास के नए रूपरेखा तैयार करके युवाओं को रोजगार के अवसर देगी, अच्छी शानदार शिक्षा देगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। तो आज 70 साल तक हमारी पुरातन संस्कृति में गुरुकुल को मुख्य माना गया था। क्या हर ब्लॉक में गुरुकुल नहीं खोली जा सकती? हर ब्लॉक में गुरुकुल खोल के 10,000 गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के देश के भविष्य सुरक्षित करने के लिए और देश के कल्याण के लिए और विश्व में देश का महत्व बढ़ाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती? हर ब्लॉक में अच्छे अस्पताल नहीं खोले जा सकते? ये लोग अच्छी अच्छी बातें करके और जनता का मन जीत करके और जनता से वोट लेके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और इसके कारण से जनता सब जान चुकी है और जनता अब तलाश कर रही है कि हमको ऐसे दल को वोट देना है जो वास्तव में राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र के लिए विचार रखता हो, अपने लिए विचार न रखता हो, अपने परिवार के लिए विचार न रखता हो और समाजवाद पूंजीवाद की व्यवस्था से छोड़ के समाजवाद की स्थापना करे और राष्ट्रीयता का भाव रख के जन सेवा के काम में लगा रहे और एक जन क्रांति लाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपके विचार हैं पार्टी को लेकर के। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और अगर है तो कितनी सीटों पर उम्मीदवार आप अपने उतारेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग, यदि हमको गांव गरीब किसान और अंतिम गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करना है तो 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं और सभी ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और नगरीय निकाय के हमारे पार्षदगण सभी लोग मिल करके एक ऐसे क्रांति को लाएं और एक ऐसे अवसर को लाएं जिसमें हम अपनी ताकत को बढ़ाएं और ताकत बढ़ाकर जन कल्याण का काम करें। और इसके साथ हम चाहते हैं कि पूरी सीटों में चुनाव लड़ें और दमदार उपस्थिति के साथ चुनाव लड़ें और एक ऐसे वर्ग को जोड़ करके, सभी वर्गों को जोड़ करके ऐसा चुनाव लड़ें कि राजनीतिक दलों को ये चीज़ का एहसास हो जाए कि एक व्यक्ति को पावर नहीं चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति लोकतंत्र में सहभागी है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सहभागिता है हर व्यक्ति की और उनकी सहभागिता जब सुनिश्चित है तो जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए हर जनप्रतिनिधि को सहभागिता के साथ उनको अधिकार मिले और उनके अधिकार के साथ ही उनके कल्याण के काम हो सकें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, समाज कल्याण की बात कही। पार्टियां ज़्यादातर जब बात करती हैं अपने एजेंडे को लेकर के, अपनी विचारधारा बताती हैं तो ऐसी ही बात करती हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, जो भी नई पार्टी है। आपकी नई पार्टी है, आप भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अगर अब जनता विश्वास करना चाहे तो कौन कौन से एजेंडे हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे जनता आप पर विश्वास करे और आप तक पहुंचे? देखिए, कांग्रेस की भी सरकार बनी, बीजेपी की भी सरकार चली रही है। जनता जनार्दन होती है और जनता को ये चीज़ समझना चाहिए कि यदि आज तक अधिकार की बात नहीं की, छोटे प्रतिनिधियों के अधिकार की बात नहीं की, युवाओं के रोजगार के अधिकार की बात नहीं की, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की, शिक्षा व्यवस्था में गरीब बच्चों के अधिकार की बात नहीं की, स्वास्थ्य व्यवस्था में अधिकार की बात नहीं की, वो ठीक है, वो नहीं की। आपके हिसाब से क्राइम बहुत है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, भ्रष्टाचार अब भ्रष्टाचार है। अब लेकिन ये कि राष्ट्रवादी भारत पार्टी महिला सुरक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए ऐसा क्या नया करने वाली है कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके लोग राष्ट्रवादी भारत पार्टी की तरफ झुकेंगे? ये नाम छोटा है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। अच्छा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको अपने अपने अधिकार हों। जिले से कलेक्टर से, एक जिले का कलेक्टर और 15 लाख की आबादी कैसे संभाल सकते हैं? सबको छोटे छोटे अधिकारों में बांटा जाए, सबकी इस बात सुनी जाए
और सबके अपने अधिकार में फैसले लेने की छूट दी जाए। यदि ये चीजें की जाएंगी और उसमें खास तौर से जनप्रतिनिधि को अधिकार को बढ़ाया जाए, और यदि जनप्रतिनिधि के अधिकार को बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार में बेहद कमी आएगी और ना के बराबर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से ही चुने जाते हैं, और यदि कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसका करियर वहीं से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे केजरीवाल की। उस समय हमने आपको टोका था। केजरीवाल जी जब आए थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि लोकपाल विधेयक आएगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इस विधानसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में आपकी भी आवक है और आपकी भी नई पार्टी आ रही है। अब ये दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमीन तलाश रही हैं अपनी मध्य प्रदेश में, तो आपके साथ आपका मुकाबला होता दिख रहा है क्या? केजरीवाल जी को तो जनता से रुचि खत्म हो चुकी है। जनता की रुचि केजरीवाल जी पर बिल्कुल नहीं है। आप देखी हैं कि विश्व बिरादरी में भारत का यदि किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया तो वो केजरीवाल जी थे। केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में है और उनके मुख्यमंत्री नशा की हालत में उनको प्लेन से उतार दिया गया, जो पूरे विश्व में इसका मैसेज गया और भारत का अपमान हुआ। ये दुखद है। और इसके बाद भी केजरीवाल जी ने कोई फैसला नहीं लिया कि ऐसे हमको मुख्यमंत्री को नकरा, जिसने पूरे पंजाब में नशा हटाने की बात कही हो और उनके मुख्यमंत्री खुद नशा में संलिप्त पाए जाएं और केजरीवाल जी एक्शन नहीं लिए। इसलिए केजरीवाल पे जनता का कोई भरोसा नहीं रहा। केजरीवाल जी के खोखले दावे हैं, खोखले वादे हैं, और केजरीवाल जी को जनता देख चुकी है। और केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए आज पूरे विश्व में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में है। तो केजरीवाल जी के झूठे आलाप हैं और उनको जनता समझ चुकी है। वो केवल शिक्षा की बात करते हैं और पूरे दिल्ली में शराब का वितरण करा रहे हैं। हर जगह दुकानें दी गई, उसमें पॉलिसियां गलत ढंग से बनाई गई, उनके कई मंत्री संलिप्त पाए गए, जिसकी जांच भी चल रही है। तो इसलिए केजरीवाल जी के ऊपर से पूरे देश का विश्वास हट चुका है। उन्होंने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया और अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करके आज अन्ना को भी छोड़ दिए। उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ रखा, फिर योगेंद्र यादव जी के साथ उनको अलग कर दिए। उन्होंने प्रशांत किशोर उन्होंने कई लोगों को साथ रखा। बिल्कुल। तो उनको भी अलग करके और अपना मतलब साथ करके सरकार बना के और अब लोगों को मूर्ख बनाने का काम। ठीक है। मतलब आपका मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, आपका मुकाबला कांग्रेस से भी नहीं है, आपका मुकाबला आपसे भी नहीं है। तो अकेले लड़ेगी ये चुनाव पार्टी या किसी के साथ? अकेले पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने विचारों के आधार पर लड़ेगी और किसी से कोई समझौता नहीं करेगी, किसी के साथ नहीं जाएगी, अपनी बात रखेगी जनता के सामने। जनता जनार्दन होती है और जनता यदि अपना मत देगी और जनता के लिए पूरा अच्छा काम करने का प्रयास करेगी और जनता का भरोसा और विश्वास जीत के आगे बढ़ने का काम करेगी। बिल्कुल। अब बात की जाए अगर टोपी की, आपने भी टोपी लगाई हुई है, अलग अलग तरह की टोपियां, हमें राजनीतिक टोपियां देखने को मिलती हैं। आपकी टोपी क्या इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को मान करके उनके जो उनकी बातें थी कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए हम लोग ये नीली टोपी पहनेंगे क्योंकि उनको नीला कलर सबसे ज़्यादा पसंद था। और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ चलेंगे और गरीब से गरीब आदमी का कल्याण करके उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जो वो अपने आप को सुरक्षित और सबल महसूस करेंगे हर व्यक्ति के लिए। तो हम बाबा साहब अंबेडकर जी के नीला कलर प्रिय था, इसलिए उनके नाम पे नीली टोपी हम लोगों को लोग लगाएंगे। जी बिल्कुल। चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, आप जो हमारे भी दर्शक हैं, हो सकता है आपके सपोर्टर भी हों आगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे राष्ट्रवादी भारत पार्टी की तरफ से? हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में नई आगाज हो। जितने भी देश में कई प्रदेश थे और जो अच्छा डेवलप किए, वो बीजेपी और कांग्रेस से हट के किसी दल को चुने हैं और विकास की नई यात्रा में शामिल होकर प्रदेश को विकसित किए हैं।
आज हम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में देख लें तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे नीचे स्थान पे विकास के मामलों में आते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे विकास के मामले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो नए ही दल के लोग आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता अब जानकार हो चुकी है, इन दोनों दलों के चक्कर में ना फंस के एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो और एक नई राजनीतिक दिशा दे के जनता प्रदेश का भविष्य, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य और विकास और प्रगति की नई आयाम रचें। यही हम जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात रखी आपने अपनी पार्टी की तरफ से, और मुझे लगता है अब दर्शकों को भी समझ में आई होगी, क्योंकि एक नई पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रवादी भारत पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी से हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपका। तो राष्ट्रीयवादी भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी से अभी खास मुलाकात हमने की। हमारे साथ जुड़े अविनाश शुक्ला जी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।